एक ऐसा नाम जो कभी भारत की शान माना जाता था, एक ऐसा चेहरा जो हर पार्टी की जान होता था, एक ऐसा शख्स जो कैमरे के सामने मुस्कुराता था और कैमरे के पीछे अरबों की योजनाएं बनाता था। लेकिन आज उसी इंसान पर है देश के 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। कौन है वो आदमी? तो आइए इस सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे बना किंग ऑफ गुड टाइम्स और फिर क्यों वह बन गया भारत का भगोड़ा। कहानी की जड़ें जाती हैं एक ऐसे समय में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। साल था 1946 का, जब एक तरफ भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ कोलकाता के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे एक युवा छात्र का ध्यान क्लासरूम से कहीं आगे बिजनेस की दुनिया की ओर था। उस छात्र का नाम था विट्ठल माल्या। जब ज्यादातर छात्र अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर उलझन में रहते थे, तब विट्ठल माल्या ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने यूनाइटेड ब्रूवरीज में शेयर खरीदकर अपने व्यवसायिक सफर की शुरुआत की। उस समय उन्होंने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा निवेश उन्हें भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक अलग मुकाम दिलाएगा। सिर्फ एक साल के अंदर 1947 में विट्ठल माल्या ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे भारतीय बिजनेस जगत कभी नहीं भूलेगा। और फिर शुरू हुई वो यात्रा। तारीख थी 18 दिसंबर 1955। बेंगलुरु के एक आलीशान बंगले में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसकी झपकी में भी शाही ठाठ था। वो है इस कहानी का मुख्य पात्र, नाम है विजय माल्या। बचपन से ही खिलौनों की जगह असली कारें, स्कूल में किताबों से ज्यादा दिलचस्पी ध्यान खींचने वाली एंट्रीज में और भरपूर शो ऑफ। जैसे जैसे विजय माल्या बड़ा हुआ, उसके ख्वाब भी बड़े होते। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली। पढ़ाई पूरे होते ही उसने यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन कर लिया। वो चाहता था कि उसकी कंपनी का नाम दुनिया के हर कोने में गूंजे। वो चाहता था कि हर पार्टी में, हर पोस्टर में, हर फैशन शो में सिर्फ उसका नाम हो। और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उसने बनाई एक ब्रांड जो सिर्फ शराब नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गई। नाम था किंगफिशर। किंगफिशर का सफर बियर की फैक्ट्री से शुरू हुआ। 1986 में जब विजय माल्या ने बाजार में उतारी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह ब्रांड एक ग्लैमर आइकन बन जाएगा और देश भर में हर वो इंसान जो बियर पीने का शौकीन है, वो इसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यूथ इसे अडल्टहुड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब शराब से होने वाले शारीरिक नुकसान के बारे में लोग इतने अवेयर नहीं। किंगफिशर बियर के जरिए माल्या ने यह संदेश दिया कि हमें महज पीना नहीं है, हमें जीना है। किंगफिशर की मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी कि बहुत कम समय में इस ब्रांड ने पूरे देश में अपनी पहचान स्थापित कर ली। किंगफिशर सोडा, किंगफिशर कैलेंडर, जहां ग्लैमर और एलिगेंस मिले, बॉलीवुड से सरेआम जश्न, मॉडल्स की दुनिया का ग्लैमरस चेहरा, क्रिकेट टीम से फॉर्मूला 1 तक, हर जगह किंगफिशर चकाचौंध बनकर चमका। साल था 2005। भारत का एविएशन सेक्टर अभी भी सरकारी लोगों की बेड़ियों में जकड़ा था। बेंगलुरु एयरपोर्ट के रनवे पर एक चमचमाती रेड एंड सिल्वर फ्लाइट खड़ी थी। नाम था किंगफिशर एयरलाइंस, भारत के इतिहास की पहली लग्जरी प्रीमियम एयरलाइन। जहां बाकी एयरलाइंस टिकट बेचती थी, माल्या सपने बेच रहा था। फ्लाई द गुड टाइम्स नाम से हर फ्लाइट में 5 स्टार सर्विसेज, फ्लाइट अटेंडेंस का सिलेक्शन ऐसे जैसे मॉडल ऑडिशन हो, हर सीट पर वीडियो स्क्रीन, प्रीमियम खाना, स्टाइलिश इंटीरियर। ये उड़ान थी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं थी, बल्कि उन मिडिल क्लास युवाओं के लिए थी जो ग्लैमर छूना चाहते थे। लेकिन हर चमकने वाली चीज के पीछे छुपा हुआ होता है एक कड़वा सच। साल था 2007। किंगफिशर की उड़ानें बढ़ रही थी, लेकिन मुनाफा नहीं। विजय माल्या ने एक कदम उठाया, एयर डेक्कन नाम की एक लो कॉस्ट एयरलाइन को खरीद लिया। बात यह थी कि इससे किंगफिशर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमिशन मिल जाती। माल्या ने एयर डेक्कन का चेहरा बदल दिया, उसका नाम रखा किंगफिशर रेड। लेकिन जो कंपनी सस्ते किराए के लिए जानी जाती थी, उसमें भी उसने लगा दी लग्जरी की चादर। अब किंगफिशर के पास दो तरह की एयरलाइंस थी, एक लग्जरी और एक लो कॉस्ट। लेकिन दोनों में पैसा सिर्फ जा रहा था, मुनाफा नहीं आ रहा। दूसरी तरफ 2008 की ग्लोबल मंदी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। तेल के दाम आसमान पर थे, यात्री कम, और किंगफिशर घाटे में डूबती हुई एक नायिका जैसी थी जो मेकअप तो पहने हुए थी पर भीतर से मर चुकी। हर महीने अरबों का नुकसान, लेकिन फिर भी माल्या खर्चा करता गया। नए एयर बस खरीदे, मॉडल शो कराए, पार्टियां दी, मानो किंगफिशर डूब नहीं रही हो, उड़ रही हो। कंपनी लगातार लॉसेस करती जा रही थी और प्रॉफिट्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था।
वो लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे थे। वो दिन भी आ गया जब कर्मचारियों की सैलरी 6-6 महीने तक नहीं दी गई। दिल्ली ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, नारे, एम्प्लॉयज ने किंगफिशर की इमारत के बाहर पोस्टर्स लगाना शुरू किए जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था, वी वांट जस्टिस, फीड योर स्टाफ, नॉट योर लाइफस्टाइल। और फिर आया वो एक इंसान जिसकी कहानी ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। नाम था मानस चक्रवर्ती, किंगफिशर एयरलाइंस का एक स्टाफ। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। कारण था घर में खाना खाने को नहीं था, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं चुकाई जा रही थी। एक परिवार टूट चुका था और माल्या चुप था। वो सिर्फ चुप नहीं था, उस वक्त लंदन में प्राइवेट पार्टी प्लान कर रहा था। 20 अक्टूबर 2012 डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया। कर्जा 7,000 करोड़ से ज्यादा, स्टाफ 3,000 से ज्यादा बेरोजगार, विमान जमीन पर उतर चुके थे। लेकिन माल्या की जिंदगी अभी भी हवा में उड़ रही थी। साल था 2015 का। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुकी थी, कर्मचारी भूखे थे, बैंक क्रोधित थे। सीबीआई ने विजय माल्या पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई जैसे दर्जनों सरकारी बैंक माल्या से पैसे की वापसी के लिए केस दर्ज कर चुके थे। सीबीआई ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया, इस व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ ही हफ्तों में वही नोटिस बदल गया। अब लिखा हुआ था, अगर माल्या बाहर जाएगा तो बस उसे सूचना देनी होगी। 1 मार्च 2016 13 बैंकों ने माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2 मार्च 2016 विजय माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट से 55 लग्जरी सूटकेस और एक महिला मित्र के साथ चुपचाप लंदन उड़ गया। क्या ये सिस्टम की नाकामी थी या कोई सोची समझी मिली भगत? 18 अप्रैल 2017 ब्रिटेन में विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने सबूत दिए, शेल कंपनियां, फर्जी इनवॉइसेस, विदेशों में खरीदी गई प्रॉपर्टीज, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। लेकिन कुछ ही घंटों में माल्या को बेल मिल गई और यहीं से शुरू होती है एक नई लीगल जंग, भारत वर्सेस विजय माल्या। 2020 में लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने भारत को विजय माल्या को सौंपने की मंजूरी दे दी। देश में खुशी की लहर दौड़ गई, अब माल्या वापस आएगा। लेकिन तभी ब्रिटेन की सरकार ने चुपचाप एक बयान जारी किया, हम प्रत्यार्पण को रोक रहे हैं एक गोपनीय कारण से। आज तक उस गोपनीय कारण का खुलासा नहीं हुआ है। न कोई तारीख, न कोई रिपोर्ट, सिर्फ एक सस्पेंस। क्या माल्या को बचा रहे थे ताकतवर लॉबिस्ट? क्या उसे यूके की नागरिकता की शील्ड मिल गई थी या फिर किसी और की पहचान उजागर होने का डर था? आपको क्या कारण लगता है कि विजय माल्या भारत वापस क्यों आना चाहता है? यह सवाल जितना सीधा दिखता है, जवाब उतना ही जटिल और रहस्यमय है। दोस्तों, अभी हाल ही में आए एक पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया, उसे सुनकर आपको सिर्फ यह लगेगा कि यह कितना मासूम और निर्दोष व्यक्ति है। उस पॉडकास्ट में विजय माल्या जिस तरीके से अपने पक्ष को रख रहे हैं, उसे सुनकर लगता है कि उन्हें किसी कंट्रोवर्सी में फंसाया गया है और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किंगफिशर एयरलाइन के लगभग 3,000 एम्प्लॉइज को 8 महीने तक सैलरी नहीं दी गई, जो कि आज तक नहीं दी गई है। इस पॉडकास्ट में विजय माल्या जी कहते हैं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसकी वजह से वो सैलरी पे नहीं कर पाए। लेकिन सच ये है कि किंगफिशर एम्प्लॉयज की सैलरी 2012 से नहीं आ रही थी और कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2013 में उनके अकाउंट फ्रीज किए। इस पॉडकास्ट में वो साफ कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, उन्हें सिर्फ बैंक का लोन चुकता करना है। लेकिन अगर आप पुराने अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर 3400 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है और यह पैसा इन्होंने किंगफिशर पर लिए गए लोन से ही डाइवर्ट किया था। कुछ वैसा ही केस जो आपने अभी हाल ही में सुना होगा, ब्लू स्मार्ट टैक्सी। उन्होंने लोन्स लिए और उस लोन के पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने पर्सनल कामों में किया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।